तो पिछली वीडियो में मैंने लगभग 500 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया बिहार स्पेशल के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन बीपीएससी का घटना चक्र किताब हम इसके मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेस पे हम कर रहे हैं, वीडियो बन रही है। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना दिया है 3 पार्ट में, जहाँ पर हम 78 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, शायद अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक। तो हम अगला, और जिन्होंने देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने शेयर किया उनको और ज़्यादा धन्यवाद, ठीक। और जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले ताकि उनको भी धन्यवाद कह सकूं। तो अगला है क्या कि 79 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो ये सिंह भूमि, वही छोटा नागपुर सिंह भूमि, ठीक। तो 1831 में हो रहा है बुद्धो भगत कोल विद्रोह, ठीक है। ये स्पेशली कोल विद्रोह का मैचिंग डेट आता है बहुत ज़्यादा, और बिहार पिछले 2020 का ही क्वेश्चन है क्या 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग, मानसून क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा भूमि को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि हौज विद्रोह हुआ था कब, 1820 और 21 के दौरान, जिसका केंद्र संथाल परगना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो इस ऑप्शन का उत्तर दिया है 1, यानी कि छोटा नागपुर की हो जनजाति 1820-21 में कर रही है, पुनः 1831 में भी हो रहा है। फिर ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती, इस क्षेत्र के कारण इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक। तो इसका ऑप्शन कई ठो हुआ है, 1 से अधिक, क्योंकि इसमें स्लैश करके है। हालांकि ये बड़ा टेढ़ा है कि माने कोई नहीं और 1 से अधिक, यही मेन है जो पूरे क्वेश्चन का मतलब रूपरेखा बदल डालता है, ऑप्शन ई, ठीक। तो इसका ऑप्शन ई, क्योंकि हमको पता नहीं होता है, या फिर हमको पता भी होता तो हम कन्विंस नहीं खुद को कर पाते हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उसी में कह दिया 1 से अधिक, है ना, कि माने एकदम उल्टा है कि कभी कह रहा है कुछ नहीं है, कभी कह रहा है 1 से अधिक है। तो बड़ा टेढ़ा ऑप्शन है, इसमें हम इसको देख के कर रहे हैं कि उपर्युक्त में 1 से अधिक चल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो नहीं की, पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या कि हैदराबाद का निजाम था, सिंधिया, ग्वालियर सिंधिया, होलकर, इंदौर का, ये जितने थे ये सब क्या अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो भाई क्या कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो यही कौन, हैदराबाद का निजाम। बाकी विजयनगरम का राजा ने किए, इनको धन्यवाद। तमिलनाडु पोलीगार, उत्तराखंड के दीवान वेलु थम्पी, इन्होंने किया, इन लोगों को धन्यवाद। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयोग सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश इंडियन कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो लॉर्ड लिटन ने। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। तो पूछ सकता है कि लिटन कौन सी नीति को कह रहा है, तो अग्रगामी नीति को कह रहा है। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 में गंडमक की संधि की गई। तो गंडमक की संधि किसके काल में, लॉर्ड लिटन। फिर 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो ये किया है रिपन को सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही एक वायसराय ऐसा है ना, कि जिसको अच्छे निगाहों से देखा जाता है, बाकी जितने हैं सब बकवास है। तो इसमें लॉर्ड रिपन ने 1882 में 1882, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे हो सकता है कि जनगणना, जो नियमित जनगणना हो रही है वो 1881 शुरू होती है, तो किसके काल में होता है, लॉर्ड रिपन के काल में होता है। और पहली जनगणना कब से, 1872 में। और कौन रहता है, लॉर्ड मेयो रहता है। तो यहाँ पे हम रिकॉल अपने दिमाग में कर सकते हैं। तो रिपन की बात अगर हम करें
तो रिपन जो है 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के अनुसार ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 में पारित हुआ था। लिटन ये लाया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य एक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए क्योंकि ये सरकार विरोध कर रहे थे। तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश, सहचर, ये पूछा जा सकता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत किनको मतलब कि एक चार्ज लगा दिया गया। तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश और सहचर। फिर अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया। इसके अनुसार और इस्तमरारी भी कहते हैं, जागीरदारी और मालगुजारी एवं बिस्वेदारी, ये सब भी नाम इसका है किसका? स्थायी बंदोबस्त का। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक। जनरली हमारे दिमाग में बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तो चला जाता है उत्तर प्रदेश, लेकिन हम उत्तरी कर्नाटक तक नहीं सोच पाते हैं और यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र तक जारी लगा था? तो बंगाल वाला था, बिहार था, उड़ीसा था और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और उत्तरी कर्नाटक में। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा, माने जितने ब्रिटिश का कब्जा था भारत पर, उनमें 19% हिस्सों पे स्थायी बंदोबस्त चालू था। और कौन करा रहा है? कॉर्नवालिस 1793 में। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगभग 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत छोटे जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। नवाब बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्यों? क्योंकि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक, अब है अगला क्वेश्चन, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटल के रूप में स्थापित हुई। मतलब पहले 10 सालों तक से एक बनाता है कि 10 साल तक हम इसको उस दौरान उतने ही कर के रूप में लिया जाएगा, राजस्व के रूप में। ठीक, अब इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ये मद्रास में किया गया, दक्षिण में किया गया। और इसको कौन लागू करा रहा है? तो अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में। 1792 में तमिलनाडु 12 माइल क्षेत्र में लागू गई। इसके बाद व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंट में टॉमस रो, जो ये तो रैयतवाड़ी मद्रास प्रेसिडेंसी में हो रही है 1792 में, लेकिन यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड लागू करवा रहा है मद्रास में। लेकिन टॉमस रो का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि रैयतवाड़ी मेनली किससे संबंध है? तो टॉमस मुनरो। फिर उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो 1885 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार 19वीं शताब्दी तक आते थे। भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आपको पता ही होगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश सबको लगभग पता होता है, लेकिन इसके अलावा उनकी कुछ किताबें होंगी जो इंटरेस्टिंग होंगी। तो दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम, मतलब पहले नाम क्या था? मूल शंकर, और जन्म 1824 में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। तो इनके गुरु कौन कहलाए? स्वामी विरजानंद। और कहाँ पे? मथुरा में। 1867
1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई आर्य समाज की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन उनका है कि दयानंद सरस्वती ने कब आर्य समाज की स्थापना की? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश में वर्णित है। और कौन रचनाएं है? पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महाज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। तो ये इनके और रचनाएं, सबसे ज़्यादा फेमस तो सत्याग्रह प्रकाश, इसके अलावा ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अब लिखा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस वाले, उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यही है वो पत्रिका थी जिनने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि वो हिंदी पत्रिका थी तो रातों रात वो अंग्रेजी में बदल गई। ठीक, क्या लिखा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली, यही 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है ना, वही उसी से, क्योंकि ये विरोध करते थे तो अंग्रेजी अखबार हो जाएगा तो उस पर नहीं लगता था, लेकिन अगर देसी रीजनल भाषा थे उन पे लगता था। तो ये अपने आप को रातों रात कन्वर्ट कर लिया अंग्रेजी पत्रिका के रूप में। तो क्या लिखा है? बचने के रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन, अब गिरीश चंद्र घोष ने और क्या किया? गिरीश चंद्र घोष, क्योंकि ऑप्शन है तो गिरीश चंद्र घोष अलग है, ने बंगाली का प्रकाशन किया 1862 में। तो बंगाली पत्रिका गिरीश चंद्र घोष और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की। इसके अलावा इन्होंने क्या कर रहा है? बंगाली प्रकाशन के साथ हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। तो मतलब गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी ये लोग एक पत्रिका से जुड़ रहे हैं। भारत में ठगी का अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो स्लीमैन वही है जिसे विलियम बेंटिक ने भेजा कि ऐसा है, बहुत ज़्यादा लूट खसोट ठगी चल रहा है, इसको आप रोकिए। और विलियम बेंटिक इसको रखवाता था। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सती प्रथा और दास प्रथा और ठगी को रोकने के लिए कौन, मतलब विलियम बेंटिक काम करते हैं। तो इस तरीके से पिछले क्वेश्चन का भी अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना पढ़े सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में ही तो होता है चंपारण, 1917 में लाया जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। गांधी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा, इनका नाम याद कर लीजिए। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी को महात्मा टर्म रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक, एनजी रंगा क्या कह रहे हैं? कैसा है कि बहुत हो गया, सत्याग्रह नहीं होना, मतलब विरोध कर रहे थे गांधी जी का। किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका ऑप्शन है ई। क्यों ई है? क्योंकि कई बार ये होंगे। वीडी सावरकर 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, मैचिंग में स्पेशली देता है कि अभिनव भारत के स्थापन मतलब संस्था कौन स्थापित करें? वीडी सावरकर कर रहे हैं। और ये वीडी सावरकर ही हैं जिन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा। तो पिछले क्वेश्चन से हम सीखते आएंगे। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों में जुड़े। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 1916। भाई 1916 में संयुक्त अधिवेशन होता है, वहीं पे तो हस्ताक्षर भी होगा जब संयुक्त अधिवेशन होगा। तो मुस्लिम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ। तो इस समझौते के द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? तो 23 मार्च 1942 को पहुंचे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत को आप स्वतंत्र करिए। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्रिटेन, चर्चिल जो होता है वहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, वो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करता है। तो घोषणा कब हो रहा है क्रिप्स मिशन की? 11 मार्च। फिर 12 दिन के बाद यानी 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता, जिसकी अध्यक्षता स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। ठीक, फिर इसके बाद जो है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हो? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
जैसे भाई हम आज़ाद हो रहे हैं, हमको आज़ादी मिल रही है, तो जैसे कोई भी कानून संसद में पारित होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा में कब पारित होता है, राज्यसभा में जैसे कश्मीर का मुद्दा है तो लोकसभा में किस तारीख को पारित हुआ, राज्यसभा में किस तारीख को पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया। उसी तरीके से जब अंग्रेज, चूंकि उनका हमारे पर मतलब हम उनके अधीन थे, तो हमारे दौरान कोई भी हमारे लिए कानून बनाए तो उनके लोकसभा, उनके राज्यसभा, तो उनका जो लोकसभा है वो उसका नाम क्या है, कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो उनका राज्यसभा है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो राज्यसभा में यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पारित हो रहा है वो चीज, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। मतलब पहले संसद वहाँ उनके ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी उनके लोकसभा में पारित हुआ 15 जुलाई को। फिर 16 जुलाई को 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी राज्यसभा, हम अपने से तुलना करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति, माने हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं वो साइन करते हैं, इनके यहाँ राजकीय जो रानी महारानी होती हैं वो करती हैं। तो 18 जुलाई 1947 को हमको ये फुल एंड फाइनल बन गया कि भारत अब स्वतंत्र है। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा पहली बार मैंने पढ़ा था ये, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि वाकई में कभी हमने सोचा ही नहीं कि जो भारत माता हम लोग कहते हैं, जो एक इमेज बनता है उसको किसी ने पहले सोचा होगा तब ना। भाई कौन से देश को कोई माता कहता है, हमारे इंडिया में क्योंकि सबको अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, तो कहीं न कहीं जो इसका सही उत्तर क्या, अभिन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ज़्यादा सही है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ रहा होगा। तो भारत में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर या अभिन्द्रनाथ टैगोर लिखा है ना। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के ये भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर। और आपको आश्चर्य होगा, जो फिल्म हीरोइन शर्मिला टैगोर हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर उनके दादा शायद लगते हैं, माने उन्हीं के परिवार के हैं शर्मिला टैगोर। ठीक, 1905 में ये पेंटिंग बनती है, कौन, भारत माता। तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कब बन रहा है। ठीक, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो प्लासी का युद्ध पहला युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज लड़ते क्या है, धोखा करके जीतते हैं, माने जीत तो पक्की है, इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो वो कौन कर रहा था, वो क्लाइव कर रहा था प्लासी का युद्ध। इसलिए यहीं से प्लासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरीके से स्थापना हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तथा वह 1757 से 60 तक और 1765-67 में बंगाल का गवर्नर रहा। बंगाल का गवर्नर, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई, ये 1916 को हुई। और चूंकि मैं BHU से पढ़ी हूँ, तो जिस दिन स्थापना होती है उस दिन बसंत पंचमी रहता है। और आप लोगों को पता होगा बसंत पंचमी के दिन किन की पूजा होती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है। और सरस्वती माँ विद्या की देवी, तो बड़ा सोच समझ के रखा गया था इस दिन, जिस दिन हो रहा था स्थापना BHU की। तो 1916 में उस दिन होता है बसंत पंचमी, उस दिन होता है सरस्वती पूजा, और सरस्वती माँ शिक्षा की देवी। तो BHU की स्थापना 1916 में होता है। और आपको पता है ये पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको ही महामना कहा जाता है। तो कहीं कहीं कहा जाता है कि महामना किनको बोला जा रहा है, तो मदन मोहन मालवीय जी को। इनकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है ये। ठीक है, भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। और फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789, 14 जुलाई 1789। उस वक्त का राजा फ्रांस का लुई सुलामा था। यहाँ पे ये चीज चल रहा था कि जनता भूखों मर रही थी, और ये मतलब ब्रेड खा कर इनकी पत्नी जो थी राजा लुई की कह रही है कि जनता कह रही हमको खाने के लिए रोटी नहीं, तो कह रही है कि तब तुम लोग ब्रेड खाओ, मतलब इतनी गवार। और वहाँ पे जनता को खाने के लिए नहीं था, और ये सब अपने विलास भोगता में ही संलिप्त थे। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने विद्रोह बहुत तगड़ा किया। तो 17 जुलाई 1789 को एक्चुअली फ्रांस स्वतंत्र हुआ।
पूरी तरीके से। तो उनका जो विचार था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी भाईचारा, ये नारा फ्रांस की क्रांति से ही आया है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबको ही पता होगा, बाल गंगाधर तिलक जी। गर्मपंथी दल के नेता, अच्छा गर्मपंथी दल के नेता कौन कौन? लाल बाल पाल, लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार यह था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक तो दूसरी लीग की नेता एनी बेसेंट थी। दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी। इसी लीग के दौरान तिलक ने उपरोक्त नारा दिया था। फिर उसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू हुए तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था कर्जन ने। कर्जन इस दौरान रहता है गवर्नर जनरल, तो वो वही पारित करेगा और यही तो है जो बंगाल विभाजन कराएगा दुष्ट का। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग, जो विश्वविद्यालय आयोग 1904 में हो रहा है, वो कर्जन करा है। तो यहाँ पे के गठन किया आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। फिर लिखा निम्न में अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। अब लीडर को कौन कर रहे हैं? फ्री प्रेस जर्नल की एक न्यूज एजेंसी थी, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका। ये ऑप्शन के अनुसार बताया जा रहा है कि फ्री प्रेस एक न्यूज एजेंसी थी, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका, जिसे महात्मा गांधी, याद करिए महात्मा गांधी फेमस, हमेशा उनसे जुड़े सवाल आते ही रहेंगे। तो यंग इंडिया किनका साप्ताहिक पत्रिका है? महात्मा गांधी जी। फिर उसके बाद लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय जी। इनके संपादक लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। फिर अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की न्यू डैश के द्वारा रखी गई थी। उत्तर है मैकाले मिनट्स। मैकाले घोषणा पत्र कौन? 1835 में। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की न्यू 1835 के मैकाले मिनट्स के द्वारा। ठीक, ऑप्शन भी वही मैकाले मिनट्स 1835। अच्छा, ये अपने आप को किस तरीके से अपने आत्ममुग्ध कैसे ये अंग्रेज थे, देखिए क्या बोलते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले मिनट्स स्मरण पत्र से पढ़ी। मैकाले का मानना था कि देखिए क्या कह रहा है, मतलब किस तरीके से ये सेल्फ डाउट करा रहा है। मैकाले टाइप के लोगों से दूर रहिए, जीवन में ऐसे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे कभी भी। तो मैकाले कह क्या रहा है, देखिए कि मैकाले का मानना था कि यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, मतलब अगर पूरी एक लाइब्रेरी है उसमें एक अलमारी का एक सेक्शन है, तो उसका जो एक कक्ष है भारत और अरब वालों को भी उसने सम्मिलित कर दिया। भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। माने इतना भारत का इसके नजर में साहित्य खराब था। किस तरीके से सेल्फ डाउट, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो